इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। सबसे पहले तो हमें दो टर्म्स को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये क्या है, इनके मीनिंग्स क्या है, इनके बीच के डिफरेंस या सिमिलैरिटीज क्या है। सबसे पहले आती है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब की वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब सिंपली ग्लोब की वार्मिंग, मतलब कि हमारा जो अर्थ है इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर। ये क्या करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो धीरे 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 इंक्रीज होता जा रहा है, जिसको हम सिंपली बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कैसे हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस हो रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, मीथेन हो सकती है, और भी होती है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हम पहले समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस पे सबसे पहला वर्ड आता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है ये हम पहले समझते हैं। क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे अर्थ में सरफेसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा मौसम, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, स्नो कवर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे वेजिटेशन जो है ना, वेजिटेशन ग्रो करना वहाँ पे बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए वेजिटेशन कवर बहुत कम होगा, इसीलिए वहाँ पे क्या करा जाता है कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक इस तरीके का ग्लास स्ट्रक्चर कोई ऐसा बनाया जाएगा जिसको हम ग्रीन हाउस बोलेंगे। ठीक है, एक ग्लास स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसे हम बोलेंगे ग्रीन हाउस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो है ना ग्रीन हाउस जो है ये क्या करेगा, हीट जो है सनलाइट, जब सन आएगा उससे सनलाइट आएगी, उसकी हीट जो है ये एब्जॉर्ब करेगा और हीट ट्रैप करके रखेगा, जिसकी वजह से वार्मर इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे। और वहाँ पे जब वार्मर इन्वायरमेंट होगा जिसकी वजह से वेजिटेशन जो है, प्लांट्स वगैरह ग्रो करे जा सकेंगे। ठीक है, वो थोड़ा पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउसेस है, ये बिल्ड करे जाते हैं। ठीक है, इस पर्पस के लिए ही ग्रीन हाउसेस को बनाया जाता है, जिसका काम होता है जो हीट है, हीट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, सेम काम होता है ग्रीन हाउस गैसेस का भी। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, हीट को ट्रैप करके रखती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इसीलिए इनका नाम है ग्रीन हाउस गैसेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ जो है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है ये। ठीक है, इसके एटमॉस्फेयर में यहाँ पे ये प्रेजेंट है, इसको सराउंड करे हुए है। ठीक है, इसी के अंदर ये प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह। अब ये क्या करती है, सन जो है, जब सन जो है इसमें से हीट आती है, सनलाइट आएगी, हीट आएगी, उसमें यूवी रेज भी होंगी। ठीक है, ये जो हीट आएगी ना, यहाँ से अर्थ से टकरा के ये वापस जा रही होती है। तो ये क्या करती हैं, ये जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, ये हीट को रोक लेती हैं, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एक तरह से ट्रैप कर लेती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन रहता है इन गैसेस की हेल्प से। ये इनका रोल होता है। बट क्या होता है कि अगर ग्रीन हाउस एमिशंस ज्यादा हो जाती हैं तो ज्यादा हीट ट्रैप होगी। कॉमन सी बात है, ज्यादा हीट ट्रैप होगी, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी 50% से ज्यादा जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये ज्यादा होती है एटमोस्फेयर में। अब मीथेन जो है, मीथेन थोड़ी कम होती है एटमोस्फेयर में, ये उतनी नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंपैरिजन में, सेकंड टाइम पे आती है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेकंड टाइम। लेकिन ये जो मीथेन है ना, इसका क्या नुकसान है कि ये क्या करती है, ये 25 टाइम्स जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि 25 टाइम्स ज्यादा ये डेंजरस है, क्योंकि ये जो है 25 टाइम्स मोर हीट जो है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करती है मतलब कि 25 टाइम्स ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, 25 टाइम्स ज्यादा ये हीट एब्जॉर्ब कर सकती है मीथेन। ठीक है, इसीलिए ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। दूसरी बात, इनका होना भी बहुत जरूरी है एटमॉस्फेयर में, बट ज्यादा होना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी बात, आपने कई बार सुना होगा, जब आप स्कूल में भी पढ़ते होगे तब आपने सुना होगा कि CFCl,
3, ठीक है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं जनरली, ठीक है, ये जो है ये भी एक जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली गैस भी रिस्पॉन्सिबल है। ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करती है? ये वाली जो गैस होती है ये ओजोन लेयर के साथ जाके रिएक्ट करती है। जब ये रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में तो ये ओजोन लेयर के साथ जाके रिएक्ट कर देती है, और जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है उसकी डिप्लीशन होती है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन होगी तो ओजोन जो है वो क्या करता है, वो हमारे अर्थ पे यूवी रेज जो है ना, यूवी रेज को डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं आने देता, मतलब वो यूवी रेज से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब ओजोन लेयर की जो है डिप्लीशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे अर्थ पे डायरेक्ट यूवी रेज पड़ेंगी और वो हमारे लिए नुकसान करेंगी, ठीक है। इसीलिए अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है ये वाली गैस भी, ठीक है। तो और भी होती है जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह भी होती है। तो ये सारे रीजंस हैं। इसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट मतलब कि क्लाइमेट वर्ड और चेंज मतलब क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे वेदर पैटर्न्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। इसको बोला जाएगा क्लाइमेट चेंज। ये एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म है मतलब कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर राइज के बारे में बात करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्लाइमेट चेंज के बारे में जब बात करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ हम क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट पैटर्न्स जो हैं वो कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब कि जिस टाइम पे गर्मी होनी चाहिए थी, जिस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड पे गर्मियां नहीं हो रही हैं, जितनी हो रही थी उससे कई गुना ज़्यादा जब हो रही हैं तो जब बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। और सेम वे में सर्दियां जो हैं वो जिस टाइम पे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही हैं, मतलब इनका जो पैटर्न है वो शिफ्ट कर गया है। अब हम देखें उसके सिवाय हम चेंजेस दिख रहे हैं, प्रेसिपिटेशन में चेंजेस हमें दिख रहे हैं। मतलब जब बारिश होनी थी, जैसे बरसात का एक फिक्स मौसम होता था किसी टाइम पे, आज के टाइम पे वो पूरी की तरह पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। किसी टाइम पे बारिश हो जाएगी, कभी बारिश होगी ही नहीं, और होगी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, नहीं होगी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरीके से पूरा पैटर्न एक तरह से डिस्टर्ब हो गया है। या फिर स्नोफॉल भी प्रेसिपिटेशन में ही आ जाएगी कि स्नोफॉल जिस टाइम पीरियड में होती थी, आप इस बार का भी अगर देखो तो जिस टाइम पीरियड में होती थी वो वैसे नहीं हुई, बहुत आगे चल के स्नोफॉल हुई है, और जब हुई है तो ठीक ठाक ठंड थी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब पैटर्न ही डिस्टर्ब हो गया पूरा का पूरा, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। विंड पैटर्न्स जो है वो एल नीनो और ला नीनो जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये सारा कुछ ये जो डिस्टर्ब हो रहा है ये सारा का सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्लाइमेट चेंज है एक ब्रॉडर टर्म है। ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर उसके लिए बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है और ग्रीन हाउस एमिशंस जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम ऐसा बोलते हैं। बट जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वहाँ पे अदर फैक्टर्स जो है, बाकी फैक्टर्स को भी हम लेके चलते हैं कि और भी फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस ही नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इसके कॉजेस, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉजेस है, इसमें जितने भी कॉजेस आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे मैक्सिमम जो है यहाँ पे ह्यूमन रिलेटेड कॉजेस है। बट आप लास्ट जो फैक्टर है उसको देखोगे अगर, तो ये है नेचुरल फैक्टर। अब नेचुरल फैक्टर्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं और इसको हम पहले एक एक करके स्टडी करेंगे, उसके बाद ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है सोलर वेरिएबिलिटी। सोलर वेरिएबिलिटी का चीज होती है, सोलर वेरिएबिलिटी मतलब कि सन जो है ना उसकी एक्टिविटी जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली हो रही है। मतलब इस तरीके से आप देखोगे सन के ऊपर ब्लास्ट वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लास्ट हो रही है इन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये आपने पहले भी कुछ टाइम पहले देखा होगा, न्यूज में आया था कि इस तरीके से सन के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं और उसकी इमेजेस वगैरह आपने देखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लास्ट होती है ना, इनको ब्लैक स्पॉट्स की तरह ये हमें नजर आती है और इसकी हम स्टडी करते हैं कि ये ब्लैक स्पॉट्स जो है इसके नंबर्स को हम देखते हैं कि कितने ब्लैक स्पॉट्स हैं। फिर उसके बाद हम एक ग्राफ प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो स्पॉट्स है ना, नंबर ऑफ स्पॉट्स शुरुआत में ये बिल्कुल मिनिमम होंगे,
ठीक है, ये शुरुआत में बिल्कुल मिनिमम होंगे। 11 ईयर्स का एक ग्राफ प्रिपेयर करा जाता है जिसको हम 1 सोलर साइकिल बोलेंगे। ठीक है, इसे हम 1 सोलर साइकिल बोलेंगे और ये शुरुआत में मिनिमम होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से डिक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है, मतलब ये सोलर एक्टिविटी जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है 11 ईयर्स की पीरियड में। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस चलती जा रही है, इंक्रीज फिर डिक्रीज, इस तरीके से पूरा ग्राफ जो है वो होगा। ठीक है, तो ये एक 1 सोलर साइकिल का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, हमें पता चलता है कि ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है या ये जो सोलर एक्टिविटी है, इसके बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है, और हमें ये चीज पता चलती है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, सन की मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। यहाँ पे जो इसकी सन की मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और अगर हमारा अर्थ यहाँ पे होगा, इसकी यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में टकराएंगी, और इसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है, अर्थ का क्लाइमेट है, कुछ हद तक वो इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, अब ये जो चेंज होगा, इसकी वजह से जो क्लाइमेट में चेंज आएगा अर्थ के क्लाइमेट में, वो बहुत लिमिटेड होगा। ठीक है, और बहुत शॉर्ट टर्म क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस होंगी। ठीक है, तो मतलब कि सन की वजह से भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे, बट वो उतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी से जो चेंज आ रहा है और सडनली इतना ज्यादा चेंज आ रहा है, वो उतना नहीं है। ठीक है, अगला नेचुरल फैक्टर आ जाता है वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी क्लाइमेट चेंज में कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे कि हमारी जब वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, उसमें बहुत सारी गैसेस रिलीज हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब ये जो गैसेस है, कौन सी गैस ज्यादा रिलीज हो रही है, कौन सी कम रिलीज हो रही है, उसकी वजह से उस टाइप का चेंज आएगा। मतलब कि जैसे आप देखो यहाँ पे, अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, वो ज्यादा रिलीज हो जाती है, अगर ये वाली गैस ज्यादा रिलीज होगी तो उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल में। ठीक है, अब ये जब सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी बैकवर्ड। मतलब कि अर्थ का सरफेस जो होगा ना, इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज अगर हो जाती है वॉल्केनिक एक्टिविटी के टाइम पे, उसकी वजह से अर्थ सरफेस पे एक बहुत ठंडा सा टेम्परेचर होगा, मतलब कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग विंटर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होगा। जबकि अगर एशेस और गैसेस बाकी जो है, उनकी वजह से क्या होगा, अगर वो ज्यादा रिलीज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा, वो हीट को टैप करना, मतलब रोक के रखना जो है ना, वो शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से ये कंट्रीब्यूट करेगी ग्लोबल वार्मिंग में। मतलब ये जो अर्थ सरफेस है उसको गर्म करने में ये हेल्प करेगी। ठीक है, मतलब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में हो रहा था, उसका ठीक उल्टा होगा अब ये वाली चीज में। वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक इरप्शंस में भी दो चीजें और एक हो सकती है कि वॉल्केनो जो है वो लैंड पे है, इनलैंड वॉल्केनो है, और एक वॉल्केनो जो है वो सबमर्ज्ड हो सकता है। ठीक है, सबमर्ज्ड वॉल्केनो जो होगा ना, लैंड वाला जो होगा, उसमें गैसेस बहुत इजीली रिलीज हो जाएंगी एटमॉस्फेयर पे, लेकिन जो सबमर्ज्ड होगा वो गैसेस उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगी, वहां से सबमर्ज्ड वाले से वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा निकलेंगे। अब यहाँ पे वाटर वेपर्स जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पैक्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मतलब ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो मतलब अगर सबमर्ज्ड होगा जो वॉल्केनो है, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक रीसेंट स्टडी करी गई है जिससे पता चला है कि टोंगा वॉल्केनो जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। ठीक है, इस तरीके से जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज है। इसमें जो टोंगा वॉल्केनो है, जिसका पूरा नाम हुंगा टोंगा करके, अब ये जो वॉल्केनो है, इसकी वजह से 2022 में इस वॉल्केनो की इरप्शन हुई, और इसकी वजह से अभी रीसेंट स्टडी जो करी गई है उससे पता चला है कि एक मतलब ग्लोबल जो टेम्परेचर है, इसकी वजह से राइज जो करा है 0.015 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, सिर्फ इस वॉल्केनो की वजह से, वॉल्केनो की इरप्शन की वजह से, सबमर्ज्ड वॉल्केनो था ये, जिसकी वजह से इतना राइज कर गया टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद है ऑर्बिटल चेंजेस। ऑर्बिटल चेंजेस यानी कि वेरिएशन इन द अर्थ टिल्ट हो गया, या फिर ऑर्बिट अराउंड द सन।
सन के अराउंड जो अर्थ ऑर्बिट करता है वो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है, या अर्थ की टिल्ट में कुछ वेरिएशन आ रही है, इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कि इसकी वजह से क्या होगा कि क्लाइमेट पैटर्न्स जो होंगे ना उसमें शिफ्ट आ जाएगी। मतलब कि जो हमारा गर्मियों का टाइम है और सर्दियों का टाइम है, जिस टाइम पे होना चाहिए था उस टाइम पे गर्मियां नहीं होंगी, जिस टाइम पे सर्दियां होनी चाहिए थी उस टाइम पे नहीं होगी, मतलब ये शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, क्लाइमेट पैटर्न में शिफ्ट आएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है, नेक्स्ट नेचुरल फैक्टर है ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स। ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स मतलब कि मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर अक्रॉस द ग्लोब। अब ये जो ओशन वाटर है इसकी मूवमेंट का पैटर्न एक तरह से हम कह सकते हैं, या इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय सर्टेन फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या है, विंड, टेम्परेचर हो सकता है, सैलिनिटी हो सकती है, या फिर अर्थ रोटेशन। इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि ओशन वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस पैटर्न में मूव करेगा। अब ये ओशन वाटर मूव कैसे कर रहा है, ये मूव कैसे कर रहा है कि वाटर जो है, ओशन वाटर जो है वो एवोपरेट करता है, फिर उसके बाद विंड आएगी उसको लेके चली जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से आपको पता है कि वाटर वेपर्स मूव कर जाती हैं। ठीक है, अब सैलिनिटी की वजह से क्या होगा कि वाटर, अगर ओशन वाटर ज्यादा सैलाइन होगा तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ज्यादा डेंस हो गया, हैवी हो गया, तो वो बॉटम में जाके मतलब कि डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट होगी, वो सेटल कर जाएगा, वो बिल्कुल नीचे जाएगा। ठीक है, बॉटम पे चल जाएगा, ओशन के बॉटम पे, तो वो वाटर हैवी हो जाएगा और फिर उसके बाद वो, इसलिए वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा। और अर्थ के रोटेशन की वजह से, जो कि आप जानते हो कि कोरोलिस इफेक्ट जो है उसकी वजह से भी जो ओशन सर्कुलेशन पैटर्न है वो इन्फ्लुएंस होती है। हमें पता है कि अर्थ जो है, ठीक है, इसका जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे विंड्स जो होंगी वो बहुत फास्ट मूव करती है। ठीक है, और जो बाकी जगह है वहां पे उतना फास्ट नहीं होती है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती है। तो ये जो अर्थ की रोटेशन की वजह से ये होता है। ठीक है, यही होता है कोरोलिस इफेक्ट। अब इसकी वजह से भी ओशन सर्कुलेशन के पैटर्न्स होंगे, वो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, मतलब कि ओशन वाटर किस वे में मूव करेगा वो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इन सब चीजों के मतलब एक मिले इफेक्ट की वजह से जो ओशन के मूवमेंट है, उसका जो डायरेक्शंस है, उसकी पैटर्न जो है वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, अब ये ही चीजें जो है ये इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट चेंज को। अब ये क्लाइमेट चेंज को कैसे इन्फ्लुएंस करती है ये अब हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओशन करंट्स जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हीट को, इक्वेटर से लेके जाते हैं पोल्स तक। ठीक है, और हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ना वो जो है मेंटेन्ड रहता है, रेगुलेटेड रहता है, या क्लाइमेट पैटर्न कुछ फिक्स्ड बन चुका होता है एक उसके सराउंडिंग्स का, जहाँ से हीट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती है, वहां पे एक तरह से क्लाइमेट का कुछ पैटर्न बन जाता है। ठीक है, अब ये जो हीट लेके जाएगा इक्वेटर से पोल की तरफ ओशन करेंट्स, उसकी वजह से कॉमन सी बात है कि कुछ जगहों पे थोड़ा जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती होगी वहां पे थोड़ी हीट की वजह से गर्मी होगी, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब ये सारी चीजें जो है, अगर ये क्लाइमेट पैटर्न्स कुछ बने हुए हैं और सर्कुलेशन पैटर्न अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये जो सर्कुलेशन पैटर्न है अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से रीजनल लेवल पे जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा, उसमें कुछ चेंज दिखेगा, रीजनल लेवल पे क्लाइमेट में चेंज आएगा। इसके बाद है वेदर पैटर्न्स। वेदर पैटर्न्स, ओशन करंट्स जो है ना वो हीट को तो लेके जा रहे हैं, उसके साथ साथ मॉइस्चर भी लेके जा रहा होगा। ठीक है, अब वो मॉइस्चर भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं ओशन करेंट्स, और वो मूव कर रहे हैं ग्लोब में। और जो वो मूव कर रहे हैं, अब मॉइस्चर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, इसका सिंपली मतलब ये है कि वो दूसरी जगह जाके कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी उसकी वजह से एक तरह से एक पैटर्न सा बना हुआ होगा कि कोई क्लाइमेट एक तरह से पूरा बना हुआ है कि इस तरीके से इस टाइम पे ऐसे बारिश होनी है, ये यहाँ से विंड आएंगे, उसके बाद ऐसे होगा। ठीक है, वो पूरा एक पैटर्न बन चुका होता है, और अगर इस पैटर्न में कुछ डिसरप्शन हो जाती है, कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ये पैटर्न, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे शिफ्ट होगी प्रेसिपिटेशन, स्टॉर्म्स और ड्रॉट्स, मतलब कि
कई जगह पे जहाँ पे बारिश होगी वो एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, और कई जगहों पे बिल्कुल बारिश नहीं होगी, ड्रॉट जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टॉर्म्स वगैरह आएंगे। ये सारा कुछ इसकी डिस्ट्रप्शन की वजह से, इसके डिस्टर्ब होने की वजह से, इस पैटर्न के डिस्टर्ब होने की वजह से होगा। सी लेवल्स राइज। सी लेवल्स राइज क्या क्या मतलब हुआ कि सी लेवल्स राइज कर जाएंगे, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, अब ये सी लेवल राइज कैसे करती है? ओशन सर्कुलेशन में हमने देखा कि हीट ट्रांसफर होती है, मॉइस्चर ट्रांसफर होता है। अब ये सारी चीजें जब ट्रांसफर हो रही हैं तो आइस जो होती है, आइस जो होगी पोलर रीजन में वो मेल्ट कर जाएगी। अब ये जो मेल्ट कर जाएगी, हो सकता है एकदम से बहुत ज्यादा मेल्ट कर जाए, मतलब कि अगर इसमें जो पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन आएगी तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मेल्ट कर जाएगी। जब आइस बहुत ज्यादा मेल्ट कर जाएगी तो सी लेवल्स राइज कर जाएंगे सिंपली। ठीक है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग में हमारा सबसे मेन कंसर्न ही यही है कि सी लेवल्स बहुत ज्यादा राइज कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो आइलैंड कंट्रीज होती है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज होती है, वो पूरी तरह से सी में डूबने का उनको खतरा होता है। ठीक है, तो सी लेवल्स राइज कर जाएंगी इन ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स में डिसरप्शन आने से। ठीक है, कार्बन सिंक, ओशन जो है ना वो एक्ट करता है कार्बन सिंक की तरह। कार्बन सिंक मतलब, सिंक मतलब कोई चीज जो डूब रही होती है। ओशन जो है उसके अंदर कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करता है, और जो कार्बन है, बहुत सारा कार्बन जो है ये स्टोर करके रखता है। ये स्टोर करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करके रखता है एटमॉस्फेयर में से। अब ये जो है, अगर बाई चांस जो ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अपनी एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज की कैपेसिटी है, ओजोन जो है उसकी स्टोरेज और एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम हो सकती है। अब उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत सारी जो होगी वो एटमॉस्फेयर में रहेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है तो ये क्या करेगी, ये ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर देगी। ठीक है, इसके बाद आता है ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसका नाम है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। ठीक है, ये जो टर्म है इसको, इससे ज्यादा आपने एल नीनो और ला नीनो ये दोनों टर्म्स के नाम से सुना होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ओशन सर्कुलेशन पैटर्न से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये हुआ कि ओशन से रिलेटेड होगा, उसमें जो विंड्स वगैरह होंगी उन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो वो कुछ ऐसा ही होता है, एल नीनो और ला नीनिया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे पहले तो हम इन जनरल क्या होता है वो हम समझते हैं। नॉर्मल कंडीशंस पे हमारे पास ट्रेड विंड्स जो होंगी ना, वो पैसिफिक ओशन में हम देखें अगर, ट्रेड विंड्स मूव करती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये मूव कर जाएंगी, यहाँ पे वार्मर सरफेस होगा और सरफेस वाटर होगा, विंड्स के साथ ये यहाँ से इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो चलेंगे, लेकिन ये जो पीछे जो पोर्शन बचा है इसमें क्या होगा कि जो ओशन वाटर होगा, नीचे जो ओशन वाटर होगा, यहाँ पे ये वार्मर वाला रीजन हो गया, और यहाँ पे नीचे जो ओशन वाटर होगा ना ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली कूलर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ठंडा हो जाएगा पोर्शन, और ये वाला थोड़ा वार्मर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है। जबकि एल नीनिया के टाइम पे क्या होता है, वार्मर देन द एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर। पैसिफिक ओशन में या फिर सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिक पैसिफिक ओशन में क्या होता है कि इसमें सरफेस टेम्परेचर जो होगा वो वार्मर होगा देन द एवरेज सरफेस टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, ट्रेड विंड्स जो होंगी वो हमारी ईस्ट से वेस्ट की जगह वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेंगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, ये मूव कर जाएंगी इस तरीके से। और उसकी वजह से यहाँ पे ये, जहाँ पे पहले के टाइम पे, नॉर्मल टाइम पे जो है यहाँ पे टेम्परेचर कूलर हो जाता था, यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे वार्म टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब ये हो गया एल नीनो के टाइम पे, जो कि बिल्कुल इसका नॉर्मल या फिर एवरेज कंडीशंस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ला नीनिया में कुछ सिमिलर कंडीशन होती है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, ला नीनिया में क्या होता है, कूलर देन द एवरेज सरफेस टेम्परेचर।
यहाँ पे सेम वे में जैसे ट्रेड विंड्स नॉर्मल कंडीशंस में मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वैसे ही मूव करेंगी। यहाँ पे जो ये ट्रेड विंड्स मूव करने की वजह से वो वाटर अपने साथ लेके जाएंगी, कूल हॉटर जो वाटर होगा थोड़ा सा गर्म होगा, वो उसको मूव करके लेके जाएंगी। ठंडा वाला पानी जो होगा ओशन से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे ये पोर्शन ठंडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग होगी। डिफरेंस ये होगा कि ये ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग होगी और एवरेज की कंपैरिजन में ज़्यादा कूलर हो जाएगा एवरेज सरफेस टेम्परेचर इसका पैसिफिक ओशन में यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है दोनों ही एडवर्स कंडीशंस हैं जिसकी वजह से दोनों की वजह से नुकसान होगा। पहले जो कंडीशन है उसमें भी ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज रेनफॉल हो जाएगी कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा ड्रॉथ वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पेरू जैसा ये पोर्शन है, यहाँ पे ये पेरू वाला पोर्शन है, यहाँ पे एल नीनियो के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल वगैरह हो जाएगी और ड्रॉथ्स वगैरह हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहाँ वाले जो पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे ड्रॉथ्स हो जाएंगे एल नीनियो के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो होगा और इसके सिवाय मतलब कि इस तरीके से एडवर्स कंडीशंस होंगी, चेंज होगा, टेम्परेचर चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और वेदर पैटर्न्स वगैरह जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे पूरे ग्लोब में, ठीक है। इस तरीके से होगा। और सेम वे में एल नीनियो में भी नुकसान ही होगा। एल नीनियो में क्या होगा, रेनफॉल जो होगी वेस्टर्न पैसिफिक पोर्शन पे इंक्रीज हो जाएगी और ड्रॉट्स वगैरह आएंगी यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। और मतलब कई जगहों पे कूलर टेम्परेचर हो जाएगा। ये सारा मतलब एक तरह से दोनों ही ये जो कंडीशंस है नुकसान करती है। बट अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एल नीनियो जो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा बेटर होता है हमारे लिए, ठीक है। अब मैं एक और बात यहाँ पे बता देती हूँ कि एल नीनियो और ला नीनिया दोनों ही जो है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एल नीनियो आ गया तो वो कॉन्टिन्यूसली बहुत टाइम तक चलते रहेगा। ये दोनों की दोनों ना एक साइकिल की तरह होती है। ये एक टाइम पे एल नीनियो आया, फिर ला नीनिया, फिर हो सकता है कि 2 बार एल नीनियो हो गया, या इस तरीके से साइकिल की तरह हो गया। ये कुछ टाइम के बाद ये चेंज होती है। 2 to 7 years तक मतलब हो सकता है कि कॉन्टिन्यूसली एल नीनियो ही आ रहा है या फिर ला नीनिया ही आ रहा है, उसके बाद लेकिन चेंज होगा। ये साइकिल की तरह है, आप देख सकते हो इस ग्राफ में। यहाँ पे ऊपर जितना भी है ये सारे के सारे ग्राफ है एल नीनियो के और नीचे वाले ला नीनिया के लिए, ठीक है। अब नेचुरल फैक्टर्स के सिवाय जो जो फैक्टर्स हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है ना वो हीट को ट्रैप करती हैं एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से हमारा ग्लोब की जो वार्मिंग होती है, मतलब कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर होगा अर्थ का वो राइज कर जाता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को अगर और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पहले तो डिफॉरेस्टेशन हम लोगों को पता है कि फॉरेस्ट कवर को रिड्यूस करना, मतलब बल्क में बहुत ज़्यादा मास में कटिंग करना ट्रीज वगैरह की, तो वही हो जाती है डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कवर रिड्यूस करना। अब इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को ये कैसे इम्पैक्ट करेगी ये हम समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना वो कार्बन स्टोरेज की तरह एक्ट करता है, और अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इसमें रिडक्शन होगी, कार्बन स्टोरेज की रिडक्शन होगी। अब ये कैसे होगा कि हमारे जो ट्रीज होते हैं ना वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये हमें पता है, और फिर उसका यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में और स्टोर करते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड को इन द बायोमास, इन देयर बायोमास, ठीक है। अब वो स्टोर करते हैं ट्रीज। तो अब जैसे ही अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे या फॉरेस्ट कवर रिड्यूस करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, मतलब जितना कार्बन ये ले रही हैं ट्रीज उतना उससे कम कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो अब अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो जितना भी CO2 होगा ना ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट हम देख सकेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड चीज़ आती है कार्बन सिंक, लॉस ऑफ कार्बन सिंक, ठीक है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है लॉस ऑफ कार्बन सिंक। अब यहाँ पे फॉरेस्ट जो है ना वो कार्बन सिंक की तरह भी एक्ट करते हैं। कार्बन सिंक मतलब एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और कम रिलीज करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं
कि कार्बन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, उसके कंपैरिजन में कम रिलीज करेंगे। अगर डिफॉरेस्टेशन कर दी जाए तो अर्थ की कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब CO2, ठीक है, वो कम हो जाएगी, ठीक है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। और ये कार्बन सिंक की तरह जो एक्ट कर रहा था फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, अब फॉरेस्ट कट हो गया, डिफॉरेस्टेशन होगी, उसकी वजह से कार्बन सिंक्स जो होंगे वो धीरे धीरे खत्म होते हुए जाएंगे, ठीक है, कम होते जाएंगे कार्बन सिंक्स। जितने फॉरेस्ट कवर कम होगा उतना कम कार्बन सिंक, ठीक है। इसके बाद आता है ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न्स। वेदर पैटर्न्स भी डिस्टर्ब होते हैं फॉरेस्ट की वजह से। फॉरेस्ट की वजह से क्या होगा, जो रीजनल है या लोकल क्लाइमेट है, ये सारे के सारे डिस्टर्ब होंगे। ये कैसे डिस्टर्ब होंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल पैटर्न्स, और ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, ये सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे डिफॉरेस्टेशन करी जाएगी, ये सारे पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसकी वजह से लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो फॉरेस्ट वगैरह जो होती हैं, अब वहाँ पे प्लांट की स्पीशीज वगैरह जो होती हैं और ट्रीज वगैरह होती हैं, ट्रीज वगैरह कट हो गए, उसकी वजह से एनिमल स्पीशीज होंगी, प्लांट्स होंगे, ये सब जो है इनके लिए भी तो, एनिमल्स के लिए भी तो कोई जगह नहीं रहेगी, ठीक है। इसीलिए मतलब इनका भी जो बायोडाइवर्सिटी है इसका भी लॉस होगा, ठीक है, ये भी एक नुकसान करेगा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज मैं समझा देती हूँ, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करा कि डिफॉरेस्टेशन करने से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो क्या इसका ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि जो हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हमने करी है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एफॉरेस्टेशन कर दें? क्या ये एक ऐसा मतलब कारण हो सकता है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है उसको हम टैकल कर सकें? ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारे प्लांट्स लगाने लग जाएं या ट्रीज लगाने लग जाएं, सबसे पहले तो हमारे पास जो सॉइल होती है ना, सॉइल के अंदर कार्बन स्टोर्ड होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सॉइल है या कोई बंजर जमीन है, यहाँ पे इस सॉइल के नीचे यहाँ पे कार्बन स्टोर्ड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कार्बन स्टोर होता है, जैसे ही इस जमीन को हिलाया जाएगा, इसको डिस्टर्ब करा जाएगा, ठीक है, इसको खोदा या कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब कर दिया, तो उसकी वजह से ये जो कार्बन है ना, ये रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में, और ये उल्टा हमारा नुकसान ही करेगा। मतलब ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे प्लांट्स जो है वो हमें लगा देने चाहिए, उसकी वजह से भी सॉइल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक साथ बहुत सारे प्लांट्स हमें नहीं लगाने चाहिए, ठीक है, वो भी नुकसान करता है। जैसे ग्रास लैंड्स वगैरह जो होंगी, ठीक है, सपोज कोई ग्रास लैंड्स वगैरह है, उसकी जगह हम क्या देखें कि ये ज़मीन पड़ी हुई है तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज वगैरह लगा देते हैं, बहुत सारे हम लगा देंगे। और जनरली क्या करा जाता है कि ट्रीज जब लगाए जाते हैं ना, तो वो एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज के, जब भी एफॉरेस्टेशन लोग कर रहे होते हैं तो वो हमेशा एक ही स्पीशीज के जो ट्रीज हैं वो लगाते हैं एक साथ। और जबकि फॉरेस्ट ऐसा नहीं होता, फॉरेस्ट में अलग अलग स्पीशीज होती है ना, प्लांट्स की सारी अलग अलग होती हैं, वेराइटीज होती हैं। और जबकि हम जब प्लांट करते हैं तो सेम स्पीशीज के लगा देते हैं। अब वो जो है वो एक फॉरेस्ट की तरह एक्ट नहीं करता है, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना जो है ना, वो उस तरीके से सेटल नहीं होती है जैसे फॉरेस्ट में रहती है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स और ये सब चीज़ें जो है वो फॉरेस्ट में जैसे रहती हैं वैसे नहीं रहती है वहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी अगर एफॉरेस्टेशन एकदम से हम बहुत ज़्यादा करने लग जाएं, वो भी नुकसान करेगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम, अगर हमें प्लांट करनी भी है, कोई प्लांट करनी है, अगर फॉरेस्ट जो कवर है वो रिड्यूस हो गया है, और बहुत ज़्यादा तो एक साथ करने का कुछ मतलब वो नुकसान ही करता है। लेकिन अगर आपको प्लांट लगाने हैं ना, तो आप पहली बात एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि आपको इंडिजिनस स्पीशीज लगानी चाहिए। इंडिजिनस स्पीशीज लगाने का मतलब ये है कि आपको आपके सराउंडिंग्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हीं को हमें ट्रीज मतलब या वही वाले प्लांट्स वही लगाने चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम बाहर की कोई स्पीशीज लगाते हैं तो वो जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है या वो इकोसिस्टम है वो स्पीशीज जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर या फिर कॉज जो है क्लाइमेट चेंज के लिए वो आता है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स यानी कि कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन या फिर ट्रांसपोर्टेशन या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। किसी भी चीज के लिए अगर हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, इससे बहुत ज्यादा CO2 जो है वो एमिट होती है, CO2 रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, CO2 की वजह से कैसे होता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ट्रांसपोर्टेशन जब करी जाएगी, ठीक है, व्हीकल्स जो होंगी जो कि फॉसल फ्यूल्स की हेल्प से ये चल रही होंगी, यहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, और पॉल्यूटेंट्स भी, इसके सिवाय और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो होंगे वो रिलीज होंगे। CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने बहुत बार सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो होंगी ट्रांसपोर्टेशन में, ये भी रिस्पॉन्सिबल होंगी क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉल्यूटेंट्स वगैरह रिलीज होंगे एयर में। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि एयर ट्रैवल जो है ना, वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज करता है। ठीक है, अपर एटमोसफेयर में ये रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि एयर ट्रैवल के बारे में जब भी आप बात करते हो तो आपने टर्ब्यूलेंस टर्ब्यूलेंस के बारे में सुना होगा। ठीक है, कि जब भी एरोप्लेन से आप जाओगे तो आपको कुछ टर्ब्यूलेंस, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो आपको कुछ टर्ब्यूलेंस जैसा महसूस होता है। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे ये टर्ब्यूलेंस जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये बहुत ज्यादा सीवियर टाइप के होते जा रहे हैं। और अभी के टाइम पे उतना नहीं है, एक दो केसेस आपने सुने होंगे, सिंगापुर वाले आपने सुना होगा न्यूज में। बट अभी जैसे जैसे और ज्यादा क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही इसकी मतलब एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके बाद ये टर्बुलेंस जो है बहुत सीवियर होने लग जाएंगे। और आप देखोगे कि बहुत ज्यादा न्यूज आएगी कि टर्बुलेंस, बहुत गंदे वाले टर्बुलेंस लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या है कि इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बहुत ही खराब पॉल्यूटेंट्स जो है ये रिलीज करती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूट भी होता है, क्लाइमेट चेंज भी इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ये इंडस्ट्रीज। अब क्लाइमेट चेंज का जो नेक्स्ट फैक्टर है वो आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप इस तरीके से भी इसे देख सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा करी जाती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, तो उससे भी क्लाइमेट चेंज होता है। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी इंक्लूडेड है। ठीक है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग करी जाती है, राइस कल्टीवेशन करी जाती है। इन दोनों की वजह से मीथेन बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और हम लोगों को पता है मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड ग्रीन हाउस गैस है, जो कि बहुत ज्यादा हीट ट्रैप करने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद आती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सेकेंड नंबर पे रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद आती है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो कि यूज कर जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। अब यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो जाती है इन फर्टिलाइजर्स की वजह से एटमॉस्फेयर में, और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, दोनों की दोनों ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए आपने बहुत बार सुना होगा कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से आप लोगों को समझा देती हूँ कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है वो कैसी करी जाती है। र्यूमिनेंट एनिमल्स को की करी जाती है लाइफ स्टॉक फार्मिंग। र्यूमिनेंट एनिमल्स यानी कि कैटल्स, शीप्स, गोट्स, डियर्स, जिराफ, ये सारे एनिमल्स की एक साथ, इनको आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं वो एक साथ इनको बहुत सारे शीप्स या फिर बहुत सारी काउज वगैरह एक साथ लेके जा रहे होते हैं, और उसके बाद उसे लेके मतलब वो उनको चारा वगैरह वहां से मिलता है, खाना वगैरह वो खाते हैं, ग्रेजिंग वगैरह उनकी होती है, और उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह उसे लेके जाते हैं और फिर वो ला देती है वापस। ठीक है, तो उस तरीके से जो ये एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनका जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक बहुत ही यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से ये बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की जो प्लांट बेस्ड फूड है उसको वो बहुत
इजीली वो ब्रेक डाउन कर पाते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें इसके स्टमक में, इन एनिमल्स के स्टमक में इन 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला आता है र्यूमेन, फिर उसके बाद रेटिक्यूलम, फिर ओमैजम, फिर एबोमैजम। ये सारे चारों कंपार्टमेंट्स में एक एक करके खाना जाता है, जिसकी वजह से इनका खाना डाइजेस्ट होता है। पहले क्या होता है, आप जनरली आपने सुना भी होगा ये कि काउस क्या करती हैं, जनरली बहुत सारा खाना एक साथ खा लेंगी, वो बहुत सारा खा लेंगी और खाने के बाद वो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो चबाती रहती है, बैठ के पूरा दिन चबाती रहेगी खाना। तो वो कैसे करती हैं, वो क्या हो रहा होता है कि एक जो इसका स्टमक है, एक स्टमक से दूसरे स्टमक में, मतलब कि एक स्टमक के कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में खाना जा रहा होता है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर उसके बाद जाके ये डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि जब खाना डाइजेस्ट होता है उसके बाद ये काउस क्या करती है, डुकार मारती है। ठीक है, काउस या फिर ये जो एनिमल्स है, ये जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, ये डुकार मारते हैं और जब ये डुकार मतलब लेते हैं, डुकार लेने के बाद इसमें से, इनके डुकार से बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज होती है। ठीक है, और वो रिलीज कितनी होती है उसको आप समझ सकते हो कि एक काउ जो है वो 130 गैलन्स ऑफ मीथेन पर डे रिलीज होती है। ठीक है, एक काउ की वजह से। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे 14% इन रूमिनेंट एनिमल्स की वजह से ग्लोबल मीथेन एमिशंस होती हैं, मतलब लाइवस्टॉक फार्मिंग की वजह से 14% ग्लोबल मीथेन एमिशंस होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है लैंड यूज चेंजेस। लैंड यूज चेंजेस मतलब कि लैंड का जो यूज है उसको चेंज करना, मतलब अर्बनाइजेशन के लिए लैंड का यूज करना, कन्वर्ट कर देना लैंड को अर्बनाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर ह्यूमन की और एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे इकोसिस्टम जो है वो ऑल्टर होगा और जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना एटमॉस्फेयर में, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, इफेक्ट होगा वो, और ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा। अब यहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है ना, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड आपने एक टर्म सुनी होगी, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ठीक है, जो सिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन जो है वो वैसे भी रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो जो सिटीज वगैरह होती है ना, एक ऐसा उसमें सेंट्रल पोर्शन होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह होंगी। ठीक है, ग्लासी बिल्डिंग्स होंगी या फिर बहुत ज्यादा सीमेंट की कंस्ट्रक्शंस होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे होंगी और उसके साथ साथ यहाँ पे रोड्स वगैरह भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रीज बिल्कुल नहीं होंगे, ट्रीज बहुत कम होंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इस पोर्शन पे जो सेंट्रल पोर्शन है, बाकी इसके अगर हम थोड़ा दूर चले जाएं, इस सेंट्रल पोर्शन से थोड़ा दूर जाएं, तो हो सकता है साइड पे थोड़े बहुत ट्रीज आपको मिल जाए और यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं हों। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, मतलब जो सराउंडिंग्स है उससे भी ज्यादा। मतलब यहाँ पे अगर सपोज इस वाले जगह पे सपोज 39 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पे 41 डिग्री तक हो सकता है, 42 डिग्री तक भी हो सकता है इस वाले सेंट्रल पोर्शन में। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसमें, थोड़े से ही डिस्टेंस में बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी को बोला जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि ये जो बिल्डिंग्स है यहाँ पे और ये जो चीजें हैं, इसकी वजह से क्या बहुत ज्यादा हीट ट्रैप हो रही होगी इस एरिया में, और ट्रीज वगैरह भी नहीं है, तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देती हूँ कि रोड्स जो है, बहुत ज्यादा रोड्स जो है, इससे मुझे एक चीज याद आ रही है कि कलर जो है, कलर भी रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट मतलब वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि अगर हमारे पास जो वाइट कलर है ना, वाइट कलर है एक होता है, और एक होता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और वाइट कलर जो है वो जितनी भी सनरेज आएंगी, हीट आएगी, वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, मैक्सिमम जो हीट होगी उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, व्हाइट कलर, और ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसीलिए जितना मतलब ये कम होगा, ये कलर जो होगा जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज भी आगे। फिर उसके बाद आता है वेस्ट मैनेजमेंट। अगर इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रहेंगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपने सुना होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर इम्प्रॉपर होगी, उसकी वजह से रिलीज होगी मीथेन फ्रॉम द लैंडफिल्स, जो कि कंट्रीब्यूट करेगी क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, मीथेन की वजह से
क्लाइमेट चेंज होगा वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो है, जिसमें कि लार्ज स्केल मोनोकल्चरल फार्मिंग करी जाती है, मतलब कि एक ही प्लांट जो है, एक ही क्रॉप जो है वो बहुत बड़े एरिया में करी जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में ग्रो करी जाएगी एक ही टाइप की क्रॉप जो होगी। अब ये जो है ये और हैवी मशीनरी का यहाँ पे यूज करा जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करी जाएगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसकी एमिशंस होंगी, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्लाइमेट चेंज के इल इफेक्ट्स या फिर इफेक्ट्स बोल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी हमने ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज कर दी हुई है एटमोसफेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर जाएगा। टेम्परेचर राइज कर जाएगा, हीट वेव्स वगैरह आएंगी, हायर एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा, वेदर पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसकी वजह से राइज कर जाएगा ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स या हरिकेन्स और फ्लड्स और ड्रॉट्स वगैरह जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी अलग अलग जगहों पे। किसी जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, किसी जगह पे बिल्कुल ही बारिश से बाढ़ आ जाएगी, और किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा मतलब सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट वगैरह बिल्कुल एकदम एकदम। और एक चीज और यहाँ पे ना, फ्लैश, आपने फ्लड्स सुना होगा, फ्लैश फ्लड्स, ठीक है, इसके बारे में सुना होगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ अभी के टाइम पे फ्लैश ड्रॉट्स जैसी चीजें भी आने लग गई हैं, मतलब कि एकदम से फ्लैश फ्लड, मतलब एकदम सडनली फ्लड्स आ गए और पता भी नहीं चला, एकदम से बहुत कम टाइम में। सेम वे में फ्लैश ड्रॉट्स जैसी चीजें होने लग गई हैं, एकदम से सडनली ड्रॉट सूखा पड़ जाता है और पता भी नहीं चलता कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, और पानी वगैरह की कमी होने लग जाती है, बहुत ज्यादा ड्रॉट जैसी कंडीशंस एकदम से हो जाती हैं, उसी को फ्लैश फ्लड्स या फिर फ्लैश ड्रॉट्स बोलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, अभी भी बहुत सारे हैं, बिकॉज वो न्यूज में होते हैं, हो सकता है किसी ने सुना हो किसी ने नहीं सुना हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हर किसी को पता चल जाएगा कि ये सब चीजें हो रही है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा होने लग जाएंगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, इतनी ज्यादा कि वो ऑलमोस्ट सब इफेक्ट होने लग जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग अभी तक इफेक्ट नहीं हो रहे होंगे उस चीज से, ऑल्दो वो हो रहे होंगे बट उनको समझ नहीं आ रहा होगा, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आने लग जाएगा जब बहुत ही ज्यादा ये सब चीजें होंगी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसके साथ साथ एक चीज होगी कि आइस कैप्स जो है वो मेल्ट हो जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और सी लेवल्स राइज कर जाती है। आइस कैप्स मेल्ट होंगी, मतलब कि ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर्स जो टेम्परेचर है वो भी लो हो जाएगा, और उसके साथ साथ सी लेवल्स राइज कर जाएंगे। सी लेवल्स राइज करेंगे तो आइलैंड कंट्रीज जो होंगी वो सारी की सारी डूबना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब इसके बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा कि इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इकोसिस्टम्स है, बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से थ्रेटन हो जाएगी। अब क्या होगा कि कुछ स्पीशीज होंगी, अब क्लाइमेट न्यू जो है वो बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट हो रहा है, सपोज कहीं पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कई जगह पे बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, कई जगह पे बहुत ज्यादा मतलब हॉट टेम्परेचर हो जाएगा। अब ये जो न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इन स्पीशीज को इन क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव करना सीखना होगा, ठीक है। अब ये जो न्यू क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आया है, इसके साथ सरवाइव करना, अडेप्ट करना, इसके लिए मुश्किल होता जाएगा धीरे धीरे, और उसकी वजह से क्या करेंगी, ये एनिमल्स शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अपना हैबिटेट जो है वो इनका शिफ्ट हो जाएगा, और ये माइग्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। अब ये माइग्रेट करेंगे, जिसकी वजह से इनकी एक्सटिंक्शन की या फिर वल्नरेबिलिटी की जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये पूरे की पूरी इनकी स्पीशीज, पूरी स्पीशीज ही एनिमल की खत्म होती जाएंगी। कोई एक एनिमल होगा उसकी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, फिर दूसरे की, इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे एनिमल्स जो है, या फिर बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना जो है, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बाकी सबकी बहुत सारी चीजों की स्पीशीज खत्म होती जाएगी, पूरी ही स्पीशीज ही खत्म होती जाती है, ठीक है, इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से।
इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के जो है वो भी इम्पैक्ट होता है। चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, उसकी वजह से एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा। मतलब बारिश वगैरह के पैटर्न्स, कई बार बारिश होगी कई बार नहीं होगी, बिल्कुल ही सूखा पड़ जाएगा। उन सब चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चर जो है वो भी इम्पैक्ट होते हैं। और एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा तो हम लोगों को मतलब कि खाना नहीं मिलेगा, कॉमन सी बात है। अब इसकी वजह से कई बार क्या होता है, ड्रॉट्स वगैरह हो जाता है, हीट स्ट्रेसेस होती हैं, लोगों को हीट स्ट्रोक्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। और फूड वगैरह की, हाँ, जो फार्मर्स वगैरह हैं उनको ऑफ कोर्स हीट में बाहर निकल के काम करना होता है, उनको ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं और फूड की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, और इकोनॉमी का लॉस होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज है, क्लाइमेट चेंज ऑल्टर करता है अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये डिस्टर्ब कर देगा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, प्रॉपरली वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, और कई जगहों पे जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, ये प्रॉब्लम्स होंगी। कई जगह रिवर जो होंगे पूरे के पूरे रिवर सूखे पड़ जाएंगे। कई जगहों पे बहुत ज्यादा मेल्ट कर गई होगी आइस, जिसकी वजह से रिवर्स बहुत ज्यादा वाटर उनके पास आ जाएगा। कई जगहों पे ज्यादा पानी होगा, कईयों पे बिल्कुल ही पानी की कमी हो जाएगी। कई जगहों पे ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कई जगहों पे रिवर्स की वजह से रिचार्ज भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी। वाटर जो रिसोर्स है ना वो सबके पास इक्वल अमाउंट में प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होगा, किसी के पास ज्यादा होगा किसी के पास कम होगा। फिर उसके बाद आती है ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, इसकी वजह से रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमन हेल्थ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे हीट रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, हीट स्ट्रोक्स वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। एयर पोल्यूशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है उसकी वजह से ह्यूमंस की हेल्थ बड़ खराब हो जाएगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल्स हो जाती हैं या फ्लड्स वगैरह आप देखते हो कि हो जाते हैं, उसकी वजह से कितनी सारी बीमारियां लोगों को होने लग जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन हेल्थ भी इफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि विमेन्स और चिल्ड्रंस होते हैं ना वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि विमेन्स और चिल्ड्रंस ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ऑल्दो ये इफेक्ट हर किसी को करता है, बट अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें, स्पेशली जो कोई सपोज एक बच्चा है जो स्कूल गोइंग किड है। ठीक है, अगर वो स्कूल में जाता है उसको नहीं पता होता है कि उसे अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को हीट से प्रिवेंट करके रखना चाहिए, बचाना चाहिए, या पानी वगैरह बार बार कंज्यूम करना चाहिए, डिहाइड्रेशन से हम बच के रहना चाहिए। अब उसको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है ये बात उसे नहीं पता, वो पानी नहीं पी रहा है, वो बाहर जाके धूप में खेलने लग जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। एक पीरियड स्कूल में वो खेल रहा है, दूसरा पीरियड खेल रहा है, 3-4 पीरियड लगातार वो खेलता रहेगा, वो अपनी हेल्थ जो है उसको रिस्क पे डाल देगा। इसीलिए चिल्ड्रंस ज्यादा वल्नरेबल होंगे। सपोज अगर हम विमेन की बात करें अगर हम विमेन की बात करें, सपोज एक विमेन है जो कि फीडिंग की स्टेज पे है। ठीक है, अब वो अपने बेबी को भी फीड कर रही है अब और खुद भी खाना खा रही है। सपोज फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, अब वो खुद भी खाएगी और उसका कुछ पोर्शन उसके बेबी को भी लगेगा। कॉमन सी बात है, इसकी वजह से क्या होगा कि विमेन जो है उसको उसको भी माल न्यूट्रिशन वगैरह की समस्या होगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रॉपरली उसको नहीं मिलेंगे, सेम वे में उसके बेबी को भी नहीं मिलेंगे, और स्टंटिंग वगैरह जैसी चीजें आप लोग देख पाओगे उस बच्चे में भी। ठीक है, तो दोनों ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रिवेंटिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, यहाँ पे हमें ट्रांजिशन करनी होगी टू द रिन्यूएबल एनर्जी। हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न कर करके हम चीजें अपना काम चला रहे हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। हमें पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा धीरे धीरे करके, जैसे कि सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं हम, विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और जियो थर्मल पावर, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकें और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का और इंडस्ट्रीज वगैरह में इन सब एनर्जीज का, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे तो हम अपनी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको हम डिक्रीज करेंगे, उनकी एमिशंस को डिक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको ट्रांजिशन करेंगे टू द रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, अपनी फॉसल फ्यूल्स को थोड़ा कम करेंगे उनकी कंजम्पशन को। ठीक है,
उनको बर्न करना कम करेंगे। फिर उसके बाद आता है एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव करना एनर्जी की एफिशिएंसी इन द बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लो एमिशंस करेंगी और एनर्जी जो कंजम्पशन है उसका रिड्यूस करना और लोअर एमिशंस करना, ठीक है। जैसे कि अगर हम चाहें तो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेटर इंसुलेशन वाले या फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे कि अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो डिक्रीज कर देंगे और एमिशंस जो है वो डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस हैं वो डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, उसकी वजह से भी, उसकी हेल्प से भी हम क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक रोक सकते हैं। जैसे कि प्रिजर्व करना फॉरेस्ट को, वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए रामसर साइट्स वगैरह बना रखी हैं, और नेचुरल इकोसिस्टम्स, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने से हम कार्बन एमिशंस कम कर सकते हैं। और इससे हम इसके साथ साथ रिस्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि रीफॉरेस्ट्रेशन कर सकते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन कर सकते हैं, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि हम मतलब कि सस्टेनेबल वर्ड जब भी किसी की चीज़ के साथ आता है तो मतलब कि आज के टाइम पे उसका इस तरीके से यूज़ करना कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम कुछ हद तक उसको बचा सकें, प्रिजर्व कर सकें। और एफॉरेस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बोला था कि एफॉरेस्ट्रेशन कुछ हद तक उतनी यूजफुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एफॉरेस्ट्रेशन में जनरली जब एफॉरेस्ट्रेशन करी जाती है तो एक ही स्पीशीज जो है वो बहुत ज़्यादा बल्क में लगा दी जाती है एक साथ, और एक स्पीशीज लगाने से फॉरेस्ट जो कवर है वो हमारा इंक्रीज नहीं होगा, उससे फॉरेस्ट नहीं बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं फॉरेस्ट में, और उसके साथ साथ जब भी हम स्पीशीज लगाते हैं तो हम इंडिजिनस स्पीशीज नहीं लगाते हैं। कई बार हम पाम ट्रीज के बारे में जैसे देखा जाता है कि पाम ट्रीज लगा दिए जाते हैं एक साथ बहुत ज़्यादा, यूक्लिप्टस के ट्रीज लगा दिए जाते हैं। अब ये सारे जहाँ के ये ट्रीज है, यहाँ की ये स्पीशी है, वहाँ के लिए ये ठीक होगा कुछ हद तक, बट जहाँ की ये है ही नहीं वहाँ पे ये चीज़ यूजफुल नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, जब भी ये ट्रीज कवर हम इंक्रीज करने की बात करते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन करने की बात करते हैं, अगर हमने बहुत सारे ट्रीज लगा भी दिए और इंडिजिनस ट्रीज ही हम लगा रहे हैं, उसके बाद हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है काफ़ी सालों तक, जो कि नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से इसमें से 5 to 6% जो ट्री कवर है सिर्फ उतना ही बचता है, और बाकी सारे जो जितने भी हमने इतने इन्वेस्टमेंट करके इतने सारे ट्रीज वगैरह लगाए उतने वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग यानी कि कार्बन के ऊपर प्राइस सेट करना, एक तरह से हम जैसे ये कह सकते हैं कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म, जिसमें कि इंक्लूडेड है कार्बन टैक्सेस या फिर केप एंड ट्रेड सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कार्बन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर कुछ लिमिट सेट करी गई होती है कि इतना कार्बन आप एयर में या एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकते हो, ठीक है, इतना आपको रिलीज करना है। अगर वो उससे कम करते हैं ना तो उसको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह मिलती हैं उनको, ठीक है, उन कंपनीज को, और फिर उसके बाद वो उसे सेल भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की मैकेनिज्म होती है ये, ठीक है। और इसी की वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं इन क्लीन टेक्नोलॉजी वगैरह, और प्रमोट होता है इस तरीके से कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी जिसमें कार्बन्स वगैरह जो है वो कम रिलीज करे जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। इसके सिवाय हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशनल टिलेज या ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम डिफॉरेस्ट्रेशन जब करते हैं या लाइफ स्टॉक फार्मिंग और फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा जब यूज़ करके हम एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिसेस करते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एमिशंस होती हैं, ठीक है। और ये जो इसके अगर हम इसकी जगह हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या हो गया कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट जो है उन दोनों में मतलब इनको एक दूसरे पे डिपेंडेंट करके इनका प्रॉपरली यूज़ करना, मतलब कि आप प्लांट्स वगैरह लगा रहे हो, आसपास में ट्री कवर भी है, तो उस तरीके से हम एग्रीकल्चर करेंगे, फार्मिंग वगैरह करेंगे कि वो जो है दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस करें, ठीक है। अब इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर कंजर्वेशनल टिलेज क्या होता है कि सॉइल जो है उसको डिस्टर्ब ज़्यादा ना करा जाए। जब हम जनरली जो फार्मिंग करते हैं उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम सॉइल्स को, जो उसकी नेचुरल सॉइल है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरीके से ना करके, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करके अगर हम फार्मिंग करते हैं
वो हो जाएगी कंजर्वेशनल टिलेज। और ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होगी कि हम ऑर्गेनिक जो नेचुरली चीज़ें अवेलेबल है उसी का यूज़ करके, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं ये सब चीज़ों का यूज़ ना करके ऑर्गेनिकली चीज़ें जो अवेलेबल हैं उसी की हेल्प से हम फार्मिंग करेंगे, तो वो हो जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये चीज़ें जो है ये करके हम एमिशंस रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इससे सॉइल की हेल्थ भी सही रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम प्रमोट कर सकते हैं लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जितनी ज़्यादा हम लेंगे और अपनी पर्सनल व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे उसकी वजह से कार्बन जो है एमिशंस रिड्यूस होंगी। फिर उसके बाद वॉकिंग हम प्रेफर कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर डिस्टेंस है तो साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर अगर व्हीकल्स यूज़ करनी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसकी कार्बन एमिशंस नहीं होंगी, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की रेगुलर जो प्रैक्टिसेस है उसकी जगह, ताकि इसकी वजह से भी सिंपली बस इतना होगा कि इससे कम एमिशंस जो होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस रिड्यूस हो जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज को हम कुछ हद तक रोक पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितनी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करी जाएगी उतना ज़्यादा हमें न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस पता चलेंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को हार्म करें, किस तरीके से कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज जो है वो उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, हमें और अच्छे से पता चलता जाएगा। जितना ज़्यादा हमें पता चलेगा उतना ज़्यादा हम उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे, तभी हम उसे बचा पाएंगे, क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे कुछ हद तक। ठीक है, उसके बाद आता है क्लाइमेट एजुकेशन और अवेयरनेस। अब क्लाइमेट के रिलेटेड हमें जो क्लाइमेट चेंज वगैरह जो है इससे रिलेटेड जितना ज़्यादा अवेयरनेस हम स्प्रेड कर सकें, हम बता सकें कि लोगों को कि किस चीज़ की वजह से हम कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो चीज़ें हम अपने घर में भी हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में चेंज ला सकते हैं। और अगर कोई सपोज कोई घर ही बनाने जा रहा है, स्पेशली हम अगर ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ जाएं या इन सब चीज़ों का यूज़ करें। अब ग्रीन वर्ड जो है मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ग्रीन वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन ग्रीन जब भी किसी चीज़ के साथ लगा होता है, ग्रीन का मतलब सिंपली ये होता है कि इस तरीके से उन सब चीज़ों को प्रिपेयर करा जाता है कि वो इन्वायरमेंट को कम हार्म करती है, मतलब उसकी एमिशंस कम होती है। ठीक है, अब जैसे ग्रीन बिल्डिंग है इसमें फ्लाई ऐश का बहुत यूज़ कर लिया जाता है, फ्लाई ऐश के बारे में हम सुनते हैं, या ग्रीन बिल्डिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करा जाता है कि जैसे सीमेंट की कुछ हद तक वो रिप्लेसमेंट की तरह फ्लाई ऐश होगी या ये सब चीज़ें होगी। इससे क्या होगा कि इसकी वजह से कार्बन एमिशंस कम होंगी, और इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। इसीलिए उस चीज़ के साथ ग्रीन वर्ड अटैच करा जाता है। जब भी आप ग्रीन वर्ड सुनोगे, ग्रीन का सिंपली ये मतलब है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करी है या फिर इस तरीके का मटेरियल यूज़ करा है जो कि हमारी एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ग्रीन वर्ड उस चीज़ के साथ यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जितना ज़्यादा लोगों को मतलब नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब सब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो अपनी कार्बन एमिशंस हर कोई अगर डिक्रीज करने की, लोअर करने की कोशिश करेगा तो कॉमन सी बात है सबके मिलजुल के ही हम इस चीज़ को रोक पाएंगे कुछ हद तक। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्यों हमें ज़रूरी है, क्योंकि एक कंट्री, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि एक कंट्री जो है वो उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकती, उसे अकेले क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती उसको आगे बढ़ने से। ठीक है, सारी कंट्रीज को एक साथ मिलके इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत सारी कंट्री के वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो एक साथ मिलते हैं और इसके ऊपर काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि साइन, और कुछ प्लान्स नए नए आते हैं किस तरीके से हमें इसे रोकना है। कई बार आपने सुना होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ी फंडिंग करती है, ताकि डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनके भी वो कंट्री डेवलपिंग है इसलिए वो अपनी तरफ से पूरा एक ऐसा नहीं कर सकती कि अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज पे लगा दे। ठीक है, अभी वो डेवलपिंग है इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग करती है।
तो इस तरीके की कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं या इस तरीके की चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक पेरिस एग्रीमेंट आया था। पेरिस एग्रीमेंट जो है ये आया था 2015 में, और जिसमें ये डिसाइड करा गया था वेरियस कंट्रीज के थ्रू कि 2 डिग्री से हमें ग्लोबल जो टेम्परेचर है 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने देना, मतलब उसका राइज 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने देना। और 2 डिग्री भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसको लिमिट कर देना है 1.5 डिग्री तक लिमिट करके रखना है, इससे ज़्यादा हमें ग्लोबल टेम्परेचर राइज नहीं होने देना है। ठीक है, ये इस तरीके का एग्रीमेंट करे गए हैं, और ऐसे टाइप के बहुत सारे एग्रीमेंट्स करे जाते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि चर्नोबिल के बारे में आपने सुना होगा। चर्नोबिल जो मतलब एक डिज़ास्टर था, न्यूक्लियर डिज़ास्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। ठीक है, अभी इसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करा गया। काफ़ी सारे मतलब जानवर वगैरह उसके आसपास थे, और जितनी भी स्पीशीज थी वो सारी की सारी जो है धीरे धीरे वो मतलब उसका खत्म होने के ऐसे पता चला कि ये धीरे धीरे डिस्टर्ब हो गया पूरा इकोसिस्टम और सब कुछ खराब हो गया। बट कुछ टाइम बाद उसको क्या करा गया, अकेले मतलब इस प्लेस को पूरी तरह से सब छोड़ के, ह्यूमंस वगैरह सब छोड़ के चले गए। और कुछ ही डेकेड्स के बाद ये जो चर्नोबिल, अगर आप देखोगे आज के टाइम पे उसके बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ ही डेकेड्स में फिर से वहाँ पे लाइफ नजर आना शुरू हो गई। बहुत सारे वहाँ पे ट्री कवर इंक्रीज हो गया, फॉरेस्ट वगैरह जो है वो इंक्रीज हो गया, वहाँ पे एनिमल्स वगैरह बहुत सारी स्पीशीज अब दिखने लग गई हैं। ठीक है, तो ये जो चर्नोबिल है इससे हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट जो है ना, नेचर जो है वो अपने आप रीजेनरेट हो सकता है अगर उसको कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ दिया जाए। ठीक है, अगर उसको हम अकेले छोड़ देंगे तो वो कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के बाद वो फिर से वहां पे लाइफ आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसको हमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर कुछ इस तरीके का डिजास्टर्स वगैरह हो जाते हैं तो कुछ वक्त के लिए हमें उस जगह को छोड़ देना चाहिए। ये भी एक टाइप का प्रिवेंटिव मेजर है क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है।